हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 का साइंस का वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर करते हैं। इजी चैप्टर है ये काफी, और अगर आपको मोशन बहुत अच्छी तरह से आया है, फोर्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है, तो ये चैप्टर तो एकदम मक्खन की तरह से निकल जाएगा। अगर आपको कोई मुश्किल हुई है इनको समझने में, तो आप मोशन का और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले वीडियोस आप मेरे देख सकते हो, जो कि आपको क्लास 9 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, साइंटिफिक वर्क की डेफिनेशन जो हमारी हर रोज की बातों में जो वर्क आता है काम, उससे एकदम अलग है। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन देयर इज डिस्प्लेसमेंट एंड देयर इज फोर्स। So work is said to be done when there is displacement on application of force. फोर्स लगाने पे जब डिस्प्लेसमेंट होता है, आप इस दीवार को धक्का दे रहे हो और दीवार अपनी जगह से इंच भी नहीं हिल रही है ना, तो आपने फोर्स लगाया, आपको स्वेटिंग हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो नो वर्क इज डन। आप कितनी भी देर अपनी स्टडी टेबल में बैठ करके पढ़ रहे हो, नो वर्क इज डन साइंटिफिकली। ठीक है, तो ये आपकी है W इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, F इंटू एस कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इसको भी वेक्टर होना चाहिए, पर आपको ध्यान रखना है कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क आप फोर्स की डायरेक्शन बताते हो, आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताते हो, पर आप वर्क की डायरेक्शन नहीं बताते हो, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क ना आपका पॉजिटिव हो सकता है, ये वर्क जो है आपका जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। तो जीरो वर्क कब हो रहा है? व्हेन S इक्वल टू जीरो, W इक्वल टू जीरो, और F जीरो होगा तो W तो जीरो हो ही जाएगा। पॉजिटिव वर्क कब होता है? पॉजिटिव वर्क होता है जब F एंड S आर इन सेम डायरेक्शन। ऐसे करके धक्का दे रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कैसा वर्क है? ये एक पॉजिटिव वर्क है। उसी तरह से अगर आप ब्रेक लगाते हो, तो आपने क्या किया? डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, तो ये कैसा फोर्स हो जाएगा? निगेटिव। तो ये कब हो रहा है निगेटिव वर्क? जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि फोर्स, आपने फोर्स में भी पढ़ा था ना, नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव फोर्स, तो उसी तरह से जब आपका नेगेटिव फोर्स होगा तो क्या होगा? आपका वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब बारी आती है एसआई यूनिट की। सो एसआई यूनिट वर्क की आपकी है जूल। ठीक है, जूल जो थे, जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो थे, उन्होंने वर्क के फील्ड में काम किया, और उनके ही नाम पे ये जो यूनिट है उसको हम जूल यानी कि J से डिनोट करते हैं। सो अब हम अगर 1 जूल को डिफाइन करें, तो 1 जूल क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। क्यों? W इक्वल टू F इंटू एस है, तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब अगर हम 1 जूल की डेफिनेशन करें, ठीक है, आपको क्या होता है? अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आप एसआई यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हो। 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपका कहना क्या है? बहुत जरूरी है। अब जो वर्क का फॉर्मूला पढ़ रहे हो, W इक्वल टू F इंटू एस, एक्चुअली ये क्या होता है? W इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका एजेंट है, तो इनके बीच में जो एंगल है ना, ये आपका थीटा है। तो नॉर्मली तो आपका ऐसे होता है ना ऑब्जेक्ट, तो ये थीटा होता है। ठीक है, तो अगर आपका ये जो कॉस थीटा है, क्योंकि आप नहीं जानते हो, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट और एजेंट को हम एक स्ट्रेट लाइन में मान रहे हैं, और थीटा इक्वल टू 180 एंड cos 180 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए W इक्वल टू F इंटू एस है, यानी कि ऑब्जेक्ट के यानी कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है 1 स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तो फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर इनके और आपका जो cos 90 है ना, वो आपका 0 होता है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है और फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और फोर्स ऐसे हो रहा है, तो इसका W क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय दिस फोर्स, जो कि परपेंडिकुलर फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0।
ठीक है। इस फोर्स ने 0 वर्क किया क्योंकि आपका cos 90 0 था। ये सब आपको नहीं बताना है, आपने सिर्फ बोलना है कि परपेंडिकुलर फोर्स, जैसे कि कार चल रही है हॉरिजॉन्टल सड़क पे, तो आपका जो ग्रेविटी है वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसमें जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसने 0 वर्क किया है उसके मूवमेंट में, कुछ नहीं किया। इसी तरह से अगर आपका ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो आपको पता है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये रही है ना, और रेडियस ये रहा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये है और मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हैज नॉट डन एनी वर्क इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप याद रखना। तो जब कभी भी आपका 90 डिग्री का एंगल होता है ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो नो वर्क इज डन बाय दैट फोर्स। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी होगी वही वर्क कर पाएगा। और एनर्जी भी क्या होती है? एनर्जी वैसे तो ना आपकी बहुत टाइप की है, ठीक है, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि आपकी दो टाइप की है, एक आपकी है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी है आपकी काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? जो कि वर्क से रिलेटेड है। वर्क हम पढ़ रहे हैं ना, वर्क के साथ पढ़ रहे हैं, जो कि वर्क से रिलेटेड है, यानी कि कुछ मूवमेंट वगैरह, डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो सकता है, तो उसकी बात करें। आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है दो टाइप की होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर ओरिएंटेशन और पर्टिकुलर पोजीशन। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लेके जाती हूं तो आई हैव टू डू सम वर्क, आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स एंड आई हैव टू डू सम डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज वर्क। ठीक है, ये मेरा जो वर्क डन था क्या हो जाएगा? एज एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब ये एनर्जी इसकी पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से है। सो ये कैसी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैंने कहा यहाँ पे डिफरेंट ओरिएंटेशन और पोजीशन। आप एक बो और एरो को खींचते हो, ऐसे रखा हुआ बो और एरो तो अपनी जगह से एरो जाने वाला नहीं है अंटिल कि आप उसको स्ट्रेच करोगे। यू विल डू सम वर्क ऑन द बो टू स्ट्रेच इट एंड द वर्क डन। जितना आप खींचोगे, जितना आप फोर्स लगाओगे, जितना आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, द वर्क डन बाय यू विल बी स्टोर्ड एज द एनर्जी इन द एरो, और वो उतना ही दूर जाएगा, है ना। और फिर उसका जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय यू, आपने जो काम किया। तो इस तरह से एनर्जी ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। तो ये आपका आ गया कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर हाइट की वजह से आई है, तो ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अगर एक ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी उस वर्क डन के इक्वल है विच वी हैव डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट to acquire this velocity. Kinetic energy of an object moving with a certain velocity is equal to the work done on it to acquire that velocity. अगर एक ऑब्जेक्ट किसी v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसको v वेलोसिटी से चलाने के लिए हमने कुछ वर्क किया है। जितना ज्यादा हम वर्क करेंगे उतना ही ज्यादा इसकी v हो पाएगी। ठीक है, अगर आप एक बॉक्स को धक्का दे रहे हो, धीरे आपने कम वर्क किया, कम फोर्स लगाया, तो कम डिस्प्लेसमेंट होगी, कम वर्क डन इक्वल टू लेस वेलोसिटी। ज्यादा करोगे तो ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी, और ये डेफिनेशन आप याद रखोगे बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है। अब इनके डेरिवेशंस कर लेते हैं। पहले P के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लेते हैं। W इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, ठीक है ना। मान लो एक m मास का ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको h हाइट तक ले जा रही हूं तो s कितना हो जाएगा आपका h। m मास का ऑब्जेक्ट है तो आपको उस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? m इंटू जी। सो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू mgh। मैंने आपसे शुरू में ही बोला था वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू वर्क। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का तो बहुत आसान है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालते हैं फॉर्मूला, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी के लिए। सो वर्क इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, आपको ये याद है इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाली, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, और आपको ये भी याद है F इक्वल टू m इंटू ए। तो ये पहला और ये दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे हम। F की जगह मैंने लिख दिया m इंटू ए और s की जगह लिख लिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ये आप ब्रैकेट में रखना 2a। अब a से a कट गया तो वर्क डन इक्वल टू आ गया m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि वर्क डन ही आपका काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, ये 2 को इधर ले लिया, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कभी कभी u आपकी 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगर एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा है और आपने उस पर कुछ वर्क किया और वो v वेलोसिटी से चलने लगा, तो तब आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v इक्वल टू भी हाफ mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगी। ठीक है, ये दोनों चीजों को आप ध्यान। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक बात है कि जब ये h हाइट को एक्वायर कर रहा है ना, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चौथी मंजिल पे जो आप पत्थर लेकर के जा रहे हो, आप लिफ्ट से लेकर के जाओगे या सीढ़ियों से लेकर के जाओगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ और मीन। ठीक है, टू एक्वायर दैट हाइट, उसके पास हाइट होनी चाहिए। कैसे आई है वो हाइट, कोई मतलब नहीं है इससे, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मान लो एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास ना 12 kg है। ठीक है, और वो 6 मीटर की हाइट तक हम उसको लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो व्हाट इज द वर्क डन। अब आपको पूछा है व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन आप लिखोगे, पहले आप पोटेंशियल हाइट दिए तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो आप mgh से। mgh आपका आ गया 12 इंटू 10 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 720 जूल, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन। सो वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अब बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ना कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, एवरीडे लाइफ में भी आप अपने चारों ओर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। जैसे आपने विंड मिल पढ़ा है, विंड मिल क्या कर रही है, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, फिर हम उसको अपने डिफरेंट यूजेस के, डिफरेंट चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। इसी तरह से सोलर पैनल जो है वो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप टॉर्च ले लो तो टॉर्च में क्या हो रहा है, टॉर्च के अंदर बैटरी है और बैटरी के अंदर जो केमिकल्स हैं उनके अंदर कैसी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इस तरह से जैसे आप बाइसिकल चला रहे हो तो बाइसिकल चलाने में क्या होगा, आपने फूड खाया तो फूड की जो केमिकल एनर्जी है वो आपकी मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हुई, मस्कुलर एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाइसिकल में चेंज होगी। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। जैसे डैम में क्या होता है, डैम में आपको पता है पानी जो है एक हाइट से गिर रहा है, h हाइट से, तो h हाइट की वजह से इसके अंदर mgh एनर्जी है। ये mgh एनर्जी नीचे आके टरबाइन को घुमा देगी, टरबाइन को घुमाएगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन हो जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन डायनामो में जाएगी, तो डायनामो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये आपके घर पे आई। ठीक है, आपने बल्ब जलाया तो आपने इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, आपने हीटर चलाया तो आपने इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। फिजिक्स में हम बहुत सारे कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, तो ऐसे ही आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एक सिस्टम की सम ऑफ एनर्जी का जो सम ऑफ एनर्जीज होती हैं ऑल टाइप की, उनका सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। डिफरेंट चीजों में देखते हैं हम इसको कैसे यूज करेंगे।
ए पोजीशन पे और सी पोजीशन पे इसकी हाइट क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, जितनी भी इसने गेन कर सकता है। और बी पोजीशन पे इसकी हाइट क्या है, 0 है। पर यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है ना, जब ये यहां से इधर जाएगा, बी से ए पे जाएगा, बी से आपने इसको भेजा ए पे, तो ए पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद ये इस तरफ को गिरना वापस चालू होगा और ये सी पे पहुंचेगा। सी पे जाके जब फिर से v 0 हो जाएगी तो ये बी पे आएगा। बी पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो है 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्स है जो कि mgh के बराबर है। सेम इसी तरह से ए पोजीशन पे भी पोटेंशियल एनर्जी mgh है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 है। इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, जो मीन पोजीशन है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि यहाँ पे हाइट 0 है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। अब क्या हो रहा है, ये जो बीच वाली पोजीशंस है ए और बी के बीच में, उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि आपने देखा कि इन पोजीशंस पे ए और बी के बीच में और बी और सी के बीच में हाइट भी 0 नहीं है और वेलोसिटी भी 0 नहीं है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी और कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर को आ रहा है, वो अपनी हाइट लूज कर रहा है, सो इज लूजिंग its potential energy, but its velocity is continuously increasing and it is gaining kinetic energy. So potential energy is slowly converting into kinetic energy, and at the mean position B, the kinetic energy is maximum and potential energy becomes 0. Again, while it is moving from B to A, it is slowly acquiring height, and so is potential energy while losing its velocity. So it is losing its kinetic energy. So धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी, और इस तरह से the sum of energies at all points in the movement of in the path of motion of a bob of a pendulum remains conserved. So all the energy जो है वो क्या रहेगी, आपकी कंजर्व रहेगी। इसी तरह से आप फॉलिंग स्टोन का एग्जाम्पल ले सकते हो। पोजीशन है ए और यहाँ पर कहीं बीच में बी है और ये सी है। ए इज द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट या स्टोन स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो है यहाँ पर h हाइट पे, तो ये आपकी पूरी की पूरी हाइट कितनी है, h है, ठीक है। बी है पोजीशन एट x height from above the ground and C is the point just before touching the ground, ठीक है। ये तीन पोजीशन है, यहाँ पर h इक्वल टू 0 हो जाती है और V क्या हो जाती है, मैक्सिमम जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। और इस वाली पोजीशन पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी, फॉलिंग स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, आप मोशन से जानते हो। तो यहाँ पे आपका आ गया, और G आपका क्या है, पॉजिटिव है। G पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आपका फोर्स यहाँ है और फोर्स की डायरेक्शन में ही आपका ऑब्जेक्ट गिर रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो आपका आपका G क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये नीचे की तरफ को गिर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि फॉलिंग स्टोन के केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से फॉलो होता है, ठीक है। तो नंबर लिखेंगे हम एट ए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 u, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे हम वेलोसिटी 0 है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh प्लस 0, दैट इज इक्वल टू mgh। अब हम निकालते हैं एट बी। बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, सो बी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब ध्यान रखो कि पोटेंशियल एनर्जी उस हाइट पे डिपेंड करती है जो अभी इसको गिरनी बाकी है, तो वो कितनी है, x है, तो ये हो जाएगी mgx। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे u तो 0 है, u अगर 0 है सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, हाफ mv स्क्वायर। अब आपको पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, ठीक है। तो v स्क्वायर ये आपका 0 हो गया, तो आप v स्क्वायर की जगह 2as लिख दोगे, और आपको पता है a जो है वो g है और s क्या है,
अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम कौन सी डिस्टेंस लेते हैं, जो ये चल चुका है ए से बी आने में, और वो डिस्टेंस इसने चली है h माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम बी इसकी जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे h माइनस एक्स। तो अब ये आ जाएगी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू आ जाएगी हाफ m इंटू 2g एंड h माइनस एक्स। 2 और 2 कट गया, अब ये आ गया mg h माइनस mg x। ठीक है, अब टोटल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgx प्लस mgh माइनस mgx। तो ये दोनों कट गए, इक्वल टू आ गया mgh। जो आपने देखा कि B पर भी टोटल एनर्जी A के बराबर ही है। अब निकालते हैं एट C। ठीक है, एट C क्या करेंगे, हम B को भूल जाएंगे। अब A और C के बीच में देखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो यहाँ पे आके आ गई जीरो, क्योंकि हाइट जीरो हो चुकी है। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगी वही हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि A पे U तो जीरो है। तो अब ये हाफ mv स्क्वायर की जगह इसमें आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। अगर हम निकालेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू हमने कहा था 2as के इक्वल है, और a जो है वो g है, और s अब क्या आ गया है, h हाइट कवर कर चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 2gh, 2 और 2 कट गया। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी आ गई, mgh। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को देखोगे तो अगेन इट इज mgh at C। So at all points during its fall, the sum of energy, the total energy is mgh. So it follows the law of conservation of energy, and the total energy of the object at any point during its fall remains same। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल करा देती हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो हाइट है वो है 8 मीटर की हाइट से ये नीचे की ओर को गिर रहा है। ठीक है, नीचे गिर रहा है तो जी आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा प्लस में। ठीक है, और इसका मास जो है वो है 2 kg। ठीक है, 2 kg का मास है। अब ये नीचे की ओर को गिर रहा है। सो व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज इट्स, पहले तो इसका है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो तो आपको पता है कि mgh है 2 इंटू 10 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 160 जूल। ठीक है, फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये जो बी पॉइंट है मिडवे पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने लिखना है पीई मिडवे। पीई मिडवे जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 2 इंटू 10 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 80 जूल। अगर 80 जूल आ गई तो आप लिखोगे के ई मिडवे इक्वल टू 160 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 80 जूल। ठीक है, क्यों, अकॉर्डिंग टू लॉ, यहाँ पे आपने लिख देना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम सिंस द पोटेंशियल एनर्जी मिडवे इज 80 जूल एंड एट हाईएस्ट पॉइंट इट इज 160 जूल। तो 80 जूल किसमें कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में। मिडवे जरूरी नहीं है 2 मीटर 4 मीटर जितने पे भी है, आपने क्या करना है, हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको टोटल पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस कर देना है। बची हुई एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब है कि हमने वर्क की बात की तो वर्क हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है। ठीक है ना, इस चीज को हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम बोलते हैं पार। ठीक है, तो ये जो पार है P से डिनोट करते हैं, प्रेशर को भी P से डिनोट करते हैं, कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, P इक्वल टू है W अपॉन T। अगर आप कम टाइम लगाओगे तो पार ज्यादा होगी। ठीक है, तो पार की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, जो कि अगेन साइंटिस्ट के नाम पे बना है, तो ये होती है वॉट। सो 1 वॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पार। ठीक है, 1 watt is the power of the agent
1 watt is the power of the agent which can do 1 joule of work in 1 second. 1 watt उस एजेंट की पावर है जो 1 जूल ऑफ वर्क कर सकता है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ये आपकी 1 वॉट की भी डेफिनेशन हो गई, पावर की भी डेफिनेशन हो गई। अब ये वॉट ना बहुत छोटी यूनिट है, तो हम किलो वॉट लेते हैं, किलो वॉट यानी कि kW। ठीक है, सो 1 किलो वॉट इक्वल टू होता है 1000 वॉट। ठीक है, जिस तरह से 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, उसी तरह से 1 किलो वॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 वॉट के बराबर होता है। इसी तरह से जूल भी एक छोटी यूनिट है, तो 1 किलो जूल इक्वल टू होता है 1000 जूल। एग्जाम्पल छोटा सा वो करवा देते होंगे। 400 न्यूटन की 2 गर्ल्स हैं, 8 मीटर हाइट को कवर कर रही हैं। ठीक है ना, तो फोर्स आपका हो गया है 400 न्यूटन और हाइट आपकी हो गई है 8 मीटर। जो पावर ए ने लगाई है, डब्ल्यू जो है आपका F इंटू एस से 400 इंटू 8 अपॉन 20 आ गया, 2 4 जा, तो ये आ जाएगा 160 वॉट। और जो B ने लगाया है वो है 400 इंटू 8, ये तो सेम है दोनों के लिए। और यहाँ पे 50 है, 0 0 5 8 जा, तो ये आ जाएगा 64 वॉट। तो जिस एजेंट ने ज्यादा टाइम लगाया है उसकी पावर क्या आई है, कम आई है। अब है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम यूनिट या फिर हम kWh कहते हैं, पर कॉमन पार्लेंस में इसको 1 यूनिट ही बोलते हैं। आपका बिजली का बिल जो है वो यूनिट में ही आता है, और 1 यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अब आप 1 किलोवाट आवर को आप एक्सपेंड करोगे तो ये होगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आपको पता है 1000 वॉट के बराबर होता है, और 1 आवर आपका होता है 3600 सेकेंड के। इसका मतलब ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड, या फिर आपको पता है वॉट सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। तो 1 यूनिट जो है एक्चुअली 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल बिल होता है वो 200 से 700-800 यूनिट्स के बीच में आता है। तो आप सोचो कि अगर हम इतनी बड़ी यूनिट्स लिखते तो कितना बड़ा नंबर हो जाता। अगर 1 यूनिट ही 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर है, इसलिए हम कमर्शियल यूनिट को यूज करते हैं। अब अगर आपको बोला गया है कि 60 वॉट के 6 बल्ब, ठीक है, 6 बल्ब 3 आवर डेली जल रहे हैं, 100 वॉट के 2 फैन 6 आवर्स डेली चल रहे हैं, तो आप बताओ कि इसका बिल जो है अप्रैल मंथ के लिए कितना आएगा। अप्रैल मंथ में आपको पता है 30 डेज होते हैं। तो आपने ना ऐसा यूनिट्स निकालने हैं, बिल निकालने के लिए आपको kWh के बारे में सोचना है। सो अब मैं बोलूंगी यूनिट्स इक्वल टू, तो 60 वॉट इंटू 6, इतना तो वॉट यूज हुआ, पर आपने वॉट और आर कितना है 3 आर, और इसको आपने किलोवाट में चेंज करना है। अब ये हो गया ना वॉट, इससे डिवाइड किया किलोवाट, और ये आ गया आर प्लस। अब आपके 100 वॉट का फैन है, कितने फैन है, 2 फैन है, आर में चेंज किया और किलोवाट में चेंज कर दिया। तो 2.28 यूनिट्स का बिल आएगा एक दिन का। आपको किसका निकालना है, अप्रैल मंथ का निकालना है। सो आपने क्या करना है 2.28 इंटू 30 कर देना है, जो आंसर आएगा उतना यूनिट आपका बिल है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।